इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के जिसका नाम हामिद है उसे दिखाया जाता है, जो कि एक साइकोपैथ से बच के भाग रहा था। वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जिसने अपने चेहरे पे एक नकाब लगाए हुए था और एक बेसबॉल प्लेयर की शर्ट पहन रखे था। अब वहाँ पे हामिद अपने एक दोस्त को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था कॉल लगाते हुए उसे पता चलता है कि एक डेड एंड है। और जब वो पीछे मुड़ता है वहाँ पे वो किलर आ चुका था। वो उस पर अटैक करने के लिए पेपर कटर को उसकी तरफ भी फेंकता है, पर वो कुछ काम नहीं आते हैं। वो साइकोपैथ गायब हो गया था। इसके पास इस तरह की पावर थी और वो उसे मार देता है, यानी कि हामिद मर चुका था। उसके पास जो फ़ोन था उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जिसपे लिखा था कि तुम हार चुके हो। अब हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और अब हमें कामने को दिखाते हैं, जो कि हामिद का ही एक फ्रेंड था। वो ऑनलाइन सेकेंड हैंड बाइक्स ढूंढ रहा था क्योंकि उसके दोस्तों के पास बाइक है और वो गरीब का बेटा भी एक बाइक लेना चाहता है। उसका दोस्त योटा उसे एक आर्ट दिखाता है जो कि आजकल के लोग काफी ज्यादा बना रहे हैं रात के समय में। वो आर्ट पिक्सल लाइक स्ट्रक्चर में होता है जहाँ पे लोगों की बॉडीज को बनाया जा रहा है। पर तभी उनका दोस्त वहाँ पे एक आ जाता है जिसका नाम हीरो युकी होता है। वो हामिद के बारे में पूछता है क्या कभी उन्होंने उसे देखा है आजकल के दिनों में, जिसपे कामने मना कर देता है। और उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें बाइकें तुम्हारी किसने दिलाई, क्या उन्होंने कोई नई जॉब शुरू की है, जिसपे वो मना कर देता है और कहता है तुम उस पर ध्यान मत दो, हामिद का अगर मैसेज आए तब मुझे बता देना। कामने उसे बताता है कि हामिद का पिछली रात में उसे एक मैसेज तो आया था और वो अब उन लोगों के सामने उसका मैसेज ऑन करता है जिसमें एक गेम की नोटिफिकेशन थी। वो उस पर क्लिक करता है और डार्विन्स गेम लिखा हुआ आ जाता है। जैसे ही वो उस गेम का नाम लेता है, हीरो युकी जो कि उन्हीं का एक फ्रेंड है, वो कहता है कि आखिरकार तुमने इस गेम को क्यों इंस्टॉल किया, इसे कभी ओपन मत करना। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कामने को। कामने उसकी बात सुन ही रहा था कि वो गेम ओपन कर लेता है और स्क्रीन के अंदर से एक स्नेक बाहर आता है जो कि उसकी गर्दन पे बाइट कर लेता है और वो बेहोश हो चुका था। अब उसके दोस्त उसे इन्फर्मरी लेके जाते हैं, पर फ़ोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है कि हामिद मर चुका है और न्यू गेम 1 घंटे में चालू होने वाली है। अब हमें दिखाया जाता है कामने को जो कि बेड पे लेटा हुआ था। अब वहाँ पे नर्स आती हैं। जब वो देखती हैं कामने धीरे धीरे करके उठ रहा है, वो उसे कहती है कि जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। कामने उसी समय वहाँ से जाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे कुछ पेपर्स पे साइन करता है और वो जैसे उस क्लासरूम के बाहर आता है उसके दोस्त वहाँ पे खड़े थे जो कि क्लास बंक करके कैरोके में जाना चाहते थे। पर हीरो युकी जो होता है कामने को बताता है कि आज रात के दिन उसे उसके घर पे आना है। उसे हामिद ने जो गेम भेजी है उसे उसके बारे में उसे कुछ सच्चाइयाँ बतानी है। उसकी ऐसी बात सुन के वो हैरान था और हीरो युकी ये कह के वहाँ से चला जाता है। वहीं कामने योटा के साथ में क्लास बंक करता है। शाम के समय वो जब अपने घर लौट रहा था वो अपने फ़ोन को देखता है जहाँ पे डार्विन्स गेम थी। अब उसे एक बात याद आती है उसको लेके, जहाँ पे हीरो युकी ने उस गेम को ओपन करने से उसे मना किया था, पर उसे ऑन कर लेता है जहाँ पे उसका PFP यूज़र पहले से बना हुआ था। वो हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तक तो उसने लॉगिन भी नहीं किया और ना ही अपनी डिटेल्स फिल की। पर तभी वहाँ पे बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे हमें हामिद के किलर को दिखाया जाता है। उसके साथ उसकी बैटल थी। अपनी सीट के अपोजिट साइड में वो देखता है कि वही पांडा जो कि एक प्रोफाइल पिक के अंदर बना हुआ है वही उसके सामने बैठा है, जिसके हाथ में एक चाकू है और एक फ़ोन है। वो ये चीज़ देख के हैरान था। वो पांडा जो होता है वो कामने के पीछे आने लग जाता है। वहीं कानामे जो होता है वो उसके उस अटैक से अपने बैग के द्वारा बचता है और उसे अपनी लात से धक्का देता है। वो कहने लग जाता है कि आखिरकार ये पांडा गेम से बाहर कैसे आया और वो उस मेट्रो से बाहर निकल के बचते हुए बाहर जाने लगता है, जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में ये सारी चीज़ें बताता है। वहीं पुलिस ऑफिसर को यकीन नहीं होता, पर जब वो पीछे एक पांडा देखता है तब उसे रोकने के लिए वो आगे जाता है, पर वो पांडा जो होता है उस पुलिस वाले का गला काट देता है। अब वो कामने को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, पर तभी एक उसे क्रॉसबो लगती है जिसे और किसी ने ही हीरो युकी ने मारा था। हीरो युकी जो था कामने के लिए काफ़ी ज़्यादा वॉरी हो चुका था। वो उसके पास जाता है और उसे इस गेम के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ वो पांडा किलर गायब हो जाता है। वो उन्हें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था। पांडा किलर जो होता है इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वो अपने नाइफ को बाहर निकालता है और वो हीरो युकी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। वो काफ़ी ज़्यादा डीप अटैक था। कामने जो होता है अपने दोस्त को लेके वहाँ से निकल के एम्बुलेंस को पास जाने लग जाता है। एक पास में कोई हॉस्पिटल हो उसे पूछता है कि ये आखिरकार पांडा कैसे गायब हो सकता है, जिसके ऊपर हीरो युकी से बताता है कि उसे ये एबिलिटी मिली है इस डार्विन गेम की मदद से, जो कि उसे गायब होने में मदद करती है। अब वो धीरे धीरे बचते हुए एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे वो छिपे हुए थे। वो दूर से पांडा को देख रहे थे जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा है।
अब वो कॉल लगाने की कोशिश करता है एक जगह पे जहाँ से कि एम्बुलेंस आ सके, पर हिरोयुकी बताता है कि जब तक तुम इस गेम के अंदर का गेम प्ले कर रहे हो, जब तक कि तुम बाहर की दुनिया के अंदर किसी भी तरह का कांटेक्ट स्थापित नहीं कर सकते हो, इससे हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे से छिपे हुए थे, पर पांडा को एक जीपीएस की मदद से पता चल जाती है उनकी लोकेशन। अब वो धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये होता हुआ देख के कामने की फट जाती है। वो जल्द से जल्द अपने दोस्त के साथ बच के जाने वाला था, पर उसे एक लड़की का मैसेज आता है जो कि कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। पर हिरोयुकी कहता है कामने तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो कि तुम्हारी लाइफ बच जाएगी, क्योंकि मैं वैसे ही हाफ इंजर्ड हूँ। पर कामने जो होता है पांडा का ध्यान भटकाते हुए एक टॉयलेट रूम के पास में जाता है और एक कमरे के अंदर छिप जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ वो पांडा जो होता है अपने इनविजिबल होने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके गन बाहर निकालता है जो कि उसे पुलिस स्टेशन से मिली थी। अब वो एक एक करके हर एक कमरे को तोड़ने लग जाता है। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कामने जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उसे बेहोश करके उसके मुंह पे मारने लग जाता है काफ़ी सारे मुक्के। पर पांडा के एक मुक्के से वो दूर जाके गिरता है। पांडा वापस से इनविजिबल होकर उसके ऊपर चाकू से अटैक करने वाला था, पर तभी पीछे से एक ट्रक उनका छोटा भाई यानी कि कार आती है और वो उसे टक्कर मारती है खिंचा के। इस वजह से पांडा थोड़ा दूर जाके गिरता है। अब कार के मालिक को लगता है शायद से उसने इंसान को मार दिया, वो बिल्डिंग से नीचे गिर चुका है, इसलिए वो कार अपनी भगा के वहाँ से चला जाता है। पांडा जो कि अपनी आखिरी लम्हे में था वो अपनी हार मानते हुए खुद को हारा घोषित कर देता है। दूसरी तरफ कामने की स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता है कि वो जीत चुका है। अब वो पांडा एक एक करके पिक्सल लाइक रूप में मरने लग जाता है। उसकी डेड बॉडी की जो आउटलाइन थी वो पिक्सल आर्ट में बन जाती है। ये चीज़ देख के उसके दिमाग में क्लिक होती है कामने की कि जितने भी लोग मरे हैं शायद से वो इसी गेम के हिस्सा थे। अब वो हिरोयुकी के पास में जाता है, पर हिरोयुकी वहाँ से गायब हो चुका था। वो उसकी भी आउटलाइन अब पिक्सल रूप में थी। उसके पास एक मैसेज आया था हिरोयुकी का जिसने कहा था कि तुम सरवाइव करना, और वो रोने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की जिसका नाम शुका है उसे दिखाया जाता है जो कि कहती है कामने ने उस पांडा किलर को मार दिया। वाकई में ये नया बंदा कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, मैं देखना चाहती हूँ। तो अगले दिन फिर हमें कामने को दिखाया जाता है जिसके फोन पे नोटिफिकेशन आती है कि पिछली गेम जीतने पे उसे 10 पॉइंट और उसका लेवल अप हो चुका है। एक नया सिस्टम जिसका नाम लॉटरी है वो सिस्टम भी खुल चुका है। लॉटरी सिस्टम नाम सुन के वो हैरान था क्योंकि उसने अपने दोस्तों के मुंह से ये बातें सुनी थी। वो उसे प्ले करता है, उसे उससे गन मिलती है। उसके बेल को कोई रिंग करता है और उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने एक गन आके खड़ी हुई होती है। उस गन को देख के वो हैरान था कि ये सिस्टम इतना ज़्यादा अंदर घुस चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें शुका को दिखाया जाता है जो कि कामने को आज रात को मिलने के लिए बुला रही होती है। कामने तो पहले वहाँ पे जाने के बारे में इनकार करता है, पर एट दी एंड वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने साथ वो गन छोड़ के बाकी सारे डिफेंसिव आइटम लेके जाता है। जहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें याकुजा मेंबर्स को दिखाया जाता है जिन्हें कि कुछ लोग मार रहे होते हैं, और वो लोग भी इस गेम के हिस्सा हैं जो कि पहले याकुजा गैंग मेंबर रह चुके थे। और यही चीज़ हमें बताती है कि वो लोग 8 क्लैन के हिस्सा भी हैं। दूसरी तरफ कामने अब एक वेयर हाउस के अंदर आ जाता है जहाँ पे कि शुका खड़ी हुई होती है। शुका उससे कोई भी एक सवाल पूछने के लिए पहले मौका देती है, जिस पे कामने पूछता है कि इस गेम को किसी भी तरीके से हराने का कोई रास्ता है, जिस पे वो मना कर देती है क्योंकि उसके बस की ये बात नहीं है। तो दूसरी तरफ अब शुका जो होती है उससे ये बात करती है कि तुम्हारी पावर क्या है। पावर का नाम सुन के वो हैरान था, जिस पे वो शुका उसे बताती है जब उसने इस गेम में लॉगिन किया था तब एक स्नेक ने उसे बाइट किया था। उसके बाइट करने से उसके पास कोई भी एक एबिलिटी उसे मिल जाएगी। पर वहीं दूसरी तरफ जब कामने अपने फ़ोन के अंदर देखता है तब उसके नाम के नीचे उसकी एबिलिटी में एरर आ रहा था, इसलिए वो उसे नहीं बता सकता था। शुका जो होती है वो कहती है कि मैं ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ जो मुझे अपनी एबिलिटी ना बताए। शुका उस पर अटैक करने वाली थी, पर उससे पहले ही कामने उसको फ्लैशलाइट की मदद से कुछ सेकंड के लिए अंधा करके भाग जाता है। उसे भागता हुआ देख के शुका जो होती है हर जगह के रास्तों को बंद कर देती है और वो कहती है तुम्हें कहीं पे भी एग्जिट नहीं मिलेंगे। कामने जो होता है छिपते हुए काफ़ी सारे एग्जिट्स की तरफ जाता है, उन्हें खोलने की कोशिश करता है, पर इस जगह का पूरा कंट्रोल शुका के पास में होता है। और शुका कहती है कि अब मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगी
जिसकी मदद से तुम अपने इस पावर को आसानी से पहचान पाओ, क्योंकि वो एक नेचुरल मूवमेंट पे ही खुल जाते हैं जब शायद से तुम्हारी जान खतरे में हो। वहीं दूसरी तरफ अब हमें शुका की एबिलिटी बताई जाती है जो कि ये चेंज को कंट्रोल कर सकती है अपनी माइंड की मदद से ही। वहीं दूसरी तरफ कामने भागते भागते अपनी गन के बारे में सोचने लगता है कि अगर इसके पास इसकी गन होती तो कितना अच्छा होता, पर इसकी गन तभी उसके हाथ में आ जाती है और उसे फायर कर देता है शुका के ऊपर। शुका ये देख के हैरान थी कि इसके पास आउट ऑफ नोवेयर एक गन कैसे आ सकती है, पर वहीं दूसरी तरफ कामने जो होता है उसे बचते बचाते हुए उस पर फायर करते हुए एक जगह आके छिप जाता है और वो सोचने लग जाता है कि कब जब शुका ने उसे बताया था कि नेचुरल एबिलिटी होती है, हम जब चाहे सोच के इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। वो यही चीज़ें सोचता है। वो एक टेप को अपने आप ही अंदर समन करता है और उसके हाथ में वो टेप आ जाती है। उसकी मदद से वो गन्स को चलाता है और उसे एक जगह पे लाके बंद कर देता है। लाइट्स चली जाती हैं और वहीं कामने के पास अब मौका होता है कि उसकी आंखें दोनों बंद है, उस पर जाके वो अटैक कर दे। शुका उसके ऊपर ब्लाइंडली अटैक करने लग जाती है, पर कामने उसकी चैन से बचते हुए आता है और उसके ऊपर स्टन गन से अटैक करके उसके ऊपर आ जाता है और अपनी गन पॉइंट उसके सर पे रख देता है। इस प्रकार शुका हार जाती है। वो अपनी हार स्वीकार करती है और उसे हर एक चीज़ बताने का वादा करती है कि वह अगर उससे कुछ भी सवाल पूछेगा तब वो उसे हर एक का सही से जवाब देगी। तो दूसरी तरफ वहीं कामने कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ ये मैं या तुम में से कोई भी मरे और हम डब्बों की तरह इस दुनिया से चले जाएं। ये कह के वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन कामने की आंखें खुलती है। वह शुका के साथ में एक ही बेड पे था। वहीं दूसरी तरफ शुका जो होती है उसके साथ क्लैन बनाने की बात करने लग जाती है और वो आपस में एक क्लैन भी बना लेते हैं। लिफ्ट से जाते हुए कामने उससे और भी चीज़ें गेम के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर शुका उसे बताती है कि तुम्हारे पास अभी 600 पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें मुझे हराने के बाद में मिले हैं। उन 10 पॉइंट्स के बाद में उनका अच्छे से तुम ध्यान रखना और क्लैन का लीडर तुम्हें ही बनना है, इसलिए क्लैन भी तुम ही बनाओगे, ये वो कह देती है। और हमें पता है कि ये चीज़ क्या हमें दर्शाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी डेट के लिए शिबुया की तरफ जा रहे होते हैं। वो अपने 10 पॉइंट्स को अपने बैंक में डालता है जो कि 1 मिलियन येन, यानी कि अगर भारतीय रुपए में देखा जाए तो 5.5 लाख रुपए होते हैं। ये देख के वो हैरान था और ये चीज़ से वो खुश भी था। जाते जाते वहाँ पे वो एक नीले से पर्दे के अंदर क्या है वो देखने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे उसे शुका बताती है कि ये वही पिक्सल आर्ट है जो कि किसी ने बना दिया है, यानी कि उसने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मार दिया है। वहीं कामने उससे और भी चीज़ें जानना चाहता था, जिसपे कि शुका उसे कहती है अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी डेट पे चलते हुए हर एक चीज़ें बता दूंगी। अब उसे बोटैनिकल गार्डन ले आती है जहाँ पे वो आइसक्रीम खाते हुए उसे बताती है कि इस गेम को खेलने के लिए काफ़ी सारे लोगों के पास ये ऐप है। हमें इसे डी लेवल के मैप को कहते हैं जहाँ पे कि ये गेम खेला जाता है। हमारा एरिया डी लेवल के मैप में आता है। यहाँ पे इस एरिया को कंट्रोल करने वाली 8 क्लैन है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोग हैं। वहीं पिछले दिन चलते हुए 12 लोगों को किसी ने मार दिया था और वो उन 12 लोगों को उसने एक ही जगह पे जमा कर दिया था। और ये सारी बातें बताने के बाद वो अपनी डेट को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम द एनालिस्ट है उसे दिखाया जाता है। उसके पास एक बंदे की कॉल आती है जो कि कामने के बारे में जानकारी ले रहा था। बदले में एनालिस्ट उससे भी जानकारी लेती है एक ट्रेजर हंट मैप के बारे में, जिसपे क्यों बताता है ट्रेजर हंट मैप जो है वो शिबुया के अंदर खुलेगा और ये एक इवेंट है और इसके बारे में मुझे बस इतना पता है कि इसमें 300 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब वो लड़का जो होता है कामने की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कामने वॉशरूम के बाहर शुका का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि शुका अपना मेकअप कर रही होती है वॉशरूम के अंदर। वहीं अब वो बंदा जो होता है कामने को फोन को चुरा लेता है और वो उसे उसका पीछा करने के लिए कहता है। कामने ऐसा ही करता है और उसका पीछा करने लग जाता है जहाँ पे वो बंदा कहता है तुम्हारे फ़ोन चोरी करने से मुझे कुछ भी नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे अंदर एक चीज़ देखना चाहता हूँ जो कि उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। वो उसे एक एले लेके आ जाता है जो एक बंद गली होती है और वो उससे फाइट करने की बात करता है क्योंकि उसने पांडा किलर और अनडिफिटेड क्वीन यानी कि शुका को भी हरा दिया है। वो देखना चाहता है कि उसकी पावर आखिरकार है क्या। अब वो कहता है कि अब तुम उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, पर कामने उससे फाइट नहीं करना चाहता था, पर वो बंदा उसकी बात नहीं सुनता और कहता है अगर तुम उससे फाइट नहीं करोगे तो मैं करूंगा। वो उसके मुंह पे एक अच्छा पंच जड़ देता है जिसकी वजह से कामने नीचे गिर जाता है। अब वो ब्लॉन्ड हेयर बॉय कहता है तुम्हारे जो देखभाल करती है यानी कि पैम्परिंग उस लड़की को बुला लो। वो शुका की बात कर रहा था। उसकी ऐसी बात सुन के
कानामे को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्टन गन को बाहर निकाल के उसे बेहोश करने की कोशिश करता है पर उसमें कामयाब नहीं होता। वहीं वो बंदा ये देख के हैरान था कि इसके पास आउट ऑफ नोवेयर एक स्टन गन कैसे आ सकती है और वह समझ जाता है कि ये ज़रूर इसकी पावर होगी। अब वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। कामने उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो बंदा नी अटैक से उसे बेहोश करने की कोशिश करता है उसकी नेक पे अटैक करके। पर वहीं उसका फ़ोन अब कामने के हाथ में आ जाता है जो कि उसकी स्टन गन के नीचे होता है और उसे हार मारने के लिए कहने की कोशिश करता है वरना वो उस फोन को जला के राख कर देगा। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि शुका बाहर आती है पर कामने उसे कहीं पे भी नहीं मिलता है। वो एनालिस्ट को कॉल लगाती है और कहती है कि जिसके ऊपर मैंने तुम्हें निगरानी रखने को बोला था क्या तुम वही काम कर रही हो? क्या तुम्हारे पास उस आदमी का बायोडाटा है जिसके बारे में मैंने तुमसे पूछा था? जिसके ऊपर एनालिस्ट बताती है कि वो उस क्लब का हिस्सा नहीं है जो कि आप कह रहे हो। वो शायद से एट क्लैन का हिस्सा हो सकता है क्योंकि मैं उसके ऊपर जब से जांच कर रही हूँ तब से मुझे बस यही पता चला है। और वो कामने के बारे में ही बताती है अगर तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम ले सकती हो। जिसके ऊपर शुका उसे मना कर देती है और कहती है जिसके बारे में मैंने जानने के लिए कहा था तुम उसके बारे में पता करो, मैं तुम्हें 3 गुना ज़्यादा पैसे दूंगी। ये कह के वो निकल जाती है जहाँ पे कि कामने से अटैक करते हुए एक बंदे को पकड़ लेती है। वो उसके ऊपर अटैक भी करती है पर वो बंदा उसके अटैक से बच जाता है और वो खुद की हार मानते हुए खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो डांजो क्लब का एक मेंबर है और उसका नाम योकी है। योकी जो होता है अपने फ़ोन उनसे ले लेता है और वो बताता है कि शिबुया का मैच जल्द ही शुरू होने वाला है। अब वो लोग डब्बों में कटने लग जाते हैं, दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। शुका कहती है कि अब मैं तुमसे मैच के अंदर मिलूंगी, हम लोग अलग जगह टेलीपोर्ट होंगे। वहीं अब हमें कामने को दिखाया जाता है जो कि एक होटल रूम में टेलीपोर्ट हुआ होता है। उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है और उसे कुछ मिनरल्स इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है। इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले 300 लोग हैं और इन सभी को कम से कम गेम एंड होने से पहले 3 रिंग्स इकट्ठी करनी पड़ेगी और मिनरल्स की बनी हुई, तभी वो इस गेम से बच सकते हैं। जो उन्हें कलेक्ट नहीं कर पाएगा वो मारा जाएगा। और इस गेम की शुरुआत एक हाई स्कूल लड़की को दिखाते हुए होती है जो कि एक बंदे को मारते हुए बिल्डिंग से गिर के मारी जाती है। सभी लोग अब वहाँ पे भीड़ लगा लेते हैं। शुका भी ये भी देख रही होती है पर कुछ समय बाद एक बहुत जोर के चिल्लाने की आवाज़ आती है और उस आवाज़ की वजह से जितने भी लोग जो कि वहाँ पे वो फोटोज़ क्लिक कर रहे थे वो अपने काम पे निकल जाते हैं। और वहीं जो शुका जो होती है अब वो आगे बढ़ने लग जाती है जो कि वो कानेमे को ढूंढ रही होती है। हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे लोग एक एक करके मर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ कामने को अब गेम्स के रूल्स बताए जाते हैं। डी गेम का स्नेक हेड आगे आता है और उसे सारे रूल्स बताने लग जाता है कि ये कुछ जेम्स हैं, इन जेम्स से बनी हुई रिंग जो है उन्हें कलेक्ट करनी है और इस बीच वो लोग फाइट भी कर सकते हैं। ये जेम्स की रिंग अलग अलग जगह पे छिपी हुई है और इनके अंदर अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि वो पॉइंट्स को कलेक्ट भी कर सकते हैं। पर इन्हें कलेक्ट करने के लिए हमने आपको एक ऐप दिया है। उस ऐप की मदद से आप किसी भी तरीके से उन रिंग्स को ढूंढ सकते हैं। वो ऐप कैमरे का है जो कि एक जगह के आर पार आप लोगों को दिखा सकता है। आप लोग आपस में फाइट भी कर सकते हो और जो लास्ट में बचेंगे वही इस गेम को जीत सकते हैं। वहीं कामने जो होता है अब वो सोचने लग जाता है कि मुझे शुका को बुला लेना चाहिए। वो शुका को कॉल करने की भी कोशिश करता है पर उसे नहीं पता था इस बार की ट्रेजर हंट गेम के अंदर वो किसी को कॉल नहीं कर सकता है, सिर्फ वो मैसेज से ही काम कर सकता है। इसलिए अब कामने जो होता है मैसेज करके उसे अपना एड्रेस बता देता है और शुका अब उसी एड्रेस पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक मैप से पता चल जाता है कि कैसे कितनी रिंग्स किस जगह पे छिपी हुई है। इस चीज़ का इस्तेमाल करके कामने अपनी रूम से खिड़की के बाहर देखने लगता है और उसे अपने बेड के भी नीचे एक रिंग मिल जाती है। वो रिंग वाकई में काफ़ी ज़्यादा पतली होती है जैसे कि हेजहॉग सोनिक के पास होती है। वो अपने फ़ोन की मदद से उस रिंग के प्राइस के बारे में चेक करता है जो कि 500 पॉइंट्स है। 500 पॉइंट्स यानी कि मिलियंस ऑफ रुपीज़ आपको मिल सकते हैं। इस तरह की चीज़ देख के वो हैरान था। वो घर के बाहर निकलता है पर उसके सामने एक बंदे की ग्रेव पहले से ही थी। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, वो दीवार से चिपक के जाने लगता है पर वहाँ पे भी एक बंदा मरा हुआ था। वो ये देख के हैरान था कि बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे और भी लोग हैं जो कि मेरी ही तरह इन्हें कलेक्ट करना चाहते हैं। पर तभी वो देखता है कि नीचे उसके पास में काफ़ी सारे लोग बढ़ रहे हैं। इसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि इतने सारे लोगों में कैसे बच सकता है। वो भाग के लिफ्ट की तरफ जाता तो है पर वहाँ पे जाते जाते उसे एक आदमी मिल जाता है जिसके पास में पहले से ही एक गन होती है। कामने जो होता है अपनी गन निकाल के तैयार तो बैठा था
पर उसकी जब वो गन देखता है उसकी वैसे ही फट जाती है, क्योंकि वो कॉल ऑफ ड्यूटी का घोस्ट है जिसके पास की एक मशीन गन है। वो उससे उसके ऊपर अटैक भी करता है, पर कामने बचते हुए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए एक जगह पे जाके कोने में आ जाता है और वो लिफ्ट का इस्तेमाल करने लगता है। पर उस बंदे के वहाँ पे पहुँच जाने पे अब कामने कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो अपने हाथ ऊपर करके उसे रिंग दे देता है और कहता है कि बस मेरे पास यही है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर वो बंदा उसे मारना चाहता था। वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मुझे बाद में मार दोगे। ये कहने के बाद में वो बंदा अपनी उस गन के बटन को दबाने ही वाला था, पर उसकी वो गन जो होती है वो जैम हो चुकी थी। ये बात जब कामने को पता चलती है वो थोड़ा खुश हो जाता है और अपनी गन जो है उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूंगा, वरना तुम यहाँ से शांति से चले जाओ। पर वहीं वो बंदा कहता है कि मुझे लगता नहीं है कि तुम ये काम कर सकते हो, क्या तुमने पहले किसी आदमी को मारा भी है? ये कहने के बाद वो अपनी गन को ठीक कर लेता है और वो उस पर चलाने ही वाला था कि तभी लिफ्ट खुल जाती है और वो उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है और कहता है तुम अपना ध्यान रखना, मुझे लगता नहीं है कि तुम बचने वाले हो। अब वो ये कह के चला तो जाता है, पर कामने को खुद के ऊपर डाउट होने लग जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मैं कैसे इस डेडली गेम से बचूंगा जब मैं इतनी आसानी से अपनी जीती हुई रिंग किसी और को दे दूंगा। एट दी एंड मुझे किसी न किसी को तो मारना ही पड़ेगा इन रिंग्स के चलते हुए, वरना आखिर में मैं खुद ही मारा जाऊंगा। जैसे ही एलिवेटर चालू होता है पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कि और कोई नहीं एनालिस्ट होती है। वो उसे आगे जाने से मना करती है क्योंकि अगर वो उस लिफ्ट के अंदर जाएगा तब वो मारा जाएगा। ये बात सुन के कामने हैरान था कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कह रही है, और जैसे ही वो लिफ्ट खोलता है उसे पता चलता है कि अंदर इतनी सारी रूट्स हैं कि उसने उस घोस्ट फेस को अपने अंदर जकड़ रखा और वो मर चुका है। ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वहीं एनालिस्ट उसे बताती है कि मैं जानती हूँ इस बंदे को, ये इस फ्लावर रूट्स का इस्तेमाल करता है और वेन्स का, और वो लोगों को मार देता है। खाना में उसे बताता है कि मैंने इस बिल्डिंग में शुरुआत में 10 लोगों को देखा था, जिसके ऊपर एनालिस्ट उसे बताती है यहाँ पे 10 नहीं 25 लोग थे, अब यहाँ पे 10 से भी कम लोग बचे हैं। अब हमें साथ में रहना चाहिए, वरना एट दी एंड तुम या मैं, हम दोनों में से कोई भी मारा जा सकता है। अगर हम टीम में रहेंगे तो शायद से हम बच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि इस मैच को लाइव अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। उस स्क्रीन पे बताया जाता है शुका फर्स्ट नंबर पे है, उसने अभी तक सबसे ज्यादा रिंग्स कलेक्ट की है जो कि 20 है, वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटते हुए जा रही है। तो सेकंड नंबर पे 8 क्लैन का लीडर जिसका नाम वेन है उसे रखा गया है, जिसके पास 13 रिंग्स हैं, पर उसकी पूरी क्लैन के मिला के उनके पास 80 रिंग्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि सबसे ज़्यादा रिंग्स जो हैं वो शिबुया टावर के ऊपर है, जिसे कि वेन्स ने काफ़ी ज़्यादा तगड़े तरीके से जकड़ रखा है। वहाँ पे वहाँ की लीडर आती है जो कि उन्हें मैनेज करती है, जिसका नाम द मिथ होता है। द मिथ जो होती है अब उन्हें ग्रीट करती है। वहाँ पे वो सारे अमीर लोग हैं जो कि इस मैच को देखते हुए मज़ा उठा रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि शुका के ऊपर एक पूरी टीम अटैक करने आती है, पर शुका जो होती है उस टीम को कहती है तुम चाहे कितने भी आ जाओ, आखिर में तुम मेरे हाथों ही मारे जाओगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकलते हुए 2 लोगों को मार देती है। बाकी के लोग हड़बड़ी में उसके ऊपर अटैक करते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वापस से शुका उन दोनों को मार देती है और अब वो कानामे को ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ पे मिथ कहती है कि शुका मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, पर वहीं पे बूढ़ा कहता है कि मुझे लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसके ऊपर मिथ कहती है कि मुझे पता है तुम मिसोजिनिस्ट हो, इसलिए तुम्हें लड़के ज़्यादा पसंद है लड़कियों के ऊपर। ये कहने के बाद अब हमारी स्क्रीन यहाँ से चेंज होती है और अब हमें कानामे को दिखाया जाता है जो कि रिन के साथ, जो कि एनालिस्ट का नाम है। अब रिन जो होती है वो कहती है अगर हमें इस बंदे को हराना है तो हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, वरना हम लोग एग्जॉस्ट के मारे ही मारे जाएंगे। वहीं कानामे जो होता है घोस्ट फेस की मशीन गन को कॉपी कर लेता है। वो लोग स्टेज से बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं पर वो नाकाम रहते हैं। अब वो लोग बिल्डिंग के अंदर घूमने लग जाते हैं। उसी दौरान कानामे का दिमाग चलता है, वो कहता है क्यों ना हम खिड़की से कूद के नीचे चले जाएं, पर रेन उसे बताती है जो तुम ये बिल्डिंग देख रहे हो इसके ऊपर 40 फ्लोर है और अभी हम ऊपर के फ्लोर पे हैं। अगर हम रस्सी बना के भी नीचे उतरते हैं तो हम मारे जाएंगे क्योंकि हम लोग मेन कैरेक्टर्स नहीं हैं। और वो लोग चलते चलते जा रहे होते हैं, बिल्डिंग के अंदर घूमते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कानामे का वापस से दिमाग चलता है और वो पूछता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन जो कि हम पे इस तरह के ट्रैप बिछा रहा है, जिसपे बताती है इसे फ्लोरिस्ट कहा जाता है। ये ट्रैप की मदद से अपने लोगों को मारता है, किसी ने इसकी शक्ल आज तक नहीं देखी है।
उसी दौरान कानामे का वापस से दिमाग चलता है और वो कहता है जितने भी लोग इस गेम में मारे गए हैं वो लोग पिक्सल्स में बदल गए हैं, पर हमने लिफ्ट के अंदर देखा था घोस्ट फेस अभी तक पिक्सल में नहीं बदला था, शायद से वो हमारे पीछे भी आ सकते हैं। वो फ़ोन का इस्तेमाल करता है, उससे पता चलता है कुछ लोग उनके पीछे आ रहे हैं और वहीं हमें वहाँ पे 3 लोगों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि गन्स के साथ में उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देख के वो लोग हैरान थे कि घोस्ट फेस किसी और के साथ टीम अप कैसे कर सकता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के बाहर निकलते हैं, पर अभी भी वो लोग उनका पीछा कर रहे थे। कानामे कहता है हमारे पास कोई भी रिंग नहीं है, आखिरकार वो हमें कैसे देख सकते हैं। तभी रिन का दिमाग चलता है और वो कहती है शायद से हमारे ऊपर वो नज़र बनाए रखा हुआ है किसी तरीके से। उसी दौरान कानामे का वापस से दिमाग चलता है और वो कहता है कि हमने जितने भी इस बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी कैमरास देखे हैं हमें उन सभी को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अभी सर्विलेंस रूम में बैठा हुआ होगा द फ्लोरिस्ट। इसलिए वो एक एक करके जितने भी कैमरास होते हैं उस बिल्डिंग के अंदर उन्हें तोड़ने लग जाते हैं। वो वहीं पे कानामे कहता है कि चिंता मत करो, मैं फ्लोरिस्ट तुम्हारे लिए जल्द ही आने वाला हूँ। ये कह के वो सारे कैमरा तोड़ देता है। फ्लोरिस्ट को पता चल चुका था कि वो लोगों ने कैमरा तोड़ दिया है। कानामे भी कमरे में आके छिप जाता है जो कि रिन का ही कमरा होता है। रिन काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि आखिरकार अब हम उसे कैसे हराएंगे, और वहाँ पे अब वो आइडिया लगाती है और कहती है एक बंदे को उसका ध्यान भटकाने के लिए ब्लास्ट करना पड़ेगा और दूसरे बंदे को इनिशिएट करते हुए उसे हराना पड़ेगा। फ्लोरिस्ट अब अपने सभी लोगों को एक एक करके हर एक रूम चेक करने के लिए कहता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुद भी हैरान था कि आखिरकार ये लोग उससे कैसे बच सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो एक कमरे के ऊपर नज़र बनाए हुए था जहाँ पे कि उसे लग रहा था कि वो लोग हो सकते हैं। वहाँ पे वो अपने आदमियों को भेजता है, पर जैसे ही वो गेट खोलते हैं उस कमरे के अंदर देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो दूसरी तरफ जैसे ही वो कमरे के अंदर आते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो पूरी जगह हिलने लग जाती है। अब हमें एक जगह पे फ्लोरिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों को उन्हें भेज देता है रेन को पकड़ने के लिए। रेन एक जगह को ब्लास्ट करने की कोशिश कर रही होती है, पर रूट्स की वजह से वो उस चीज़ को ब्लास्ट नहीं कर पाती। फ्लोरिस्ट के लोग वहाँ पे आ जाते हैं, इसी वजह से रेंस को फ्लैश ग्रेनेड का इस्तेमाल करके वहाँ से बच के भागना पड़ता है उन दोनों लोगों को जो कि उसके पीछे आ रहे थे। और इसी समय घोस्ट फेस भी उसके पीछे था जो कि उसके ऊपर गन से अपने अटैक तो करता है, पर उस गन से रेन बच जाती है। फिर हमें रेन की पावर के बारे में बताया जाता है जो कि फोरसाइट है, यानी कि वो काफ़ी सारी कैलकुलेशंस अपने दिमाग में 1 मिनट के अंदर ही काफ़ी सारी कर लेती, इसी वजह से वो फोरसाइट करने में भी कामयाब हो पाती है। उसकी इस स्किल्स को डीमन से भी कंपेयर किया जाता है क्योंकि ये भविष्य देखने वाली ही जैसी स्किल है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि रेन जो होती है बच बच के तो भाग रही होती है। फ्लोरिस्ट का पूरा ध्यान उसके ऊपर होता है कि आखिरकार इसके पास ऐसी कैसी पावर है जिसकी वजह से ये उसके चेले के हर एक अटैक से बच रही होती है। वो उसको अपनी टीम में करना चाहता था, पर दूसरी तरफ वहाँ पे कानामे आ जाता है। कानामे के आने की वजह से उस बंदे को पता चल चुका था कि अब उसका एंड नज़दीक है, इसलिए वो खुद ही बाहर आ जाता है। और वो बाहर आने के बाद कहता है कि आखिरकार तुम इस गेम में कैसे आ गए, मैं बस यही जानना चाहता हूँ। कानामे कहता है मैं ये गेम प्ले नहीं करना चाहता था, मुझे इसमें खींचा गया है, वरना इस तरह की गेम में जिसमें लोगों को मारा जाए बिना मतलब के तो मैं बिल्कुल भी नहीं आता। ये बात सुन के फ्लोरिस्ट जो होता है वो कहता है तो तुम अभी भी नादान हो। ये कहने के बाद फ्लोरिस्ट कहता है कि आज अगर तुम बच जाते हो तभी तुम्हारी किस्मत है, वरना तुम नहीं बचने वाले हो। कानामे जो होता है अपने हाथ में ग्रेनेड उसके ऊपर फेंक देता है। पर फ्लोरिस्ट जो होता है अपनी रूट्स और वेन्स की मदद से खुद के लिए एक आर्मर बना लेता है जिसके ऊपर बम भी असर नहीं करता है। अब वो फ्लोरिस्ट जो होता है कानामे पे अटैक करने लग जाता है। कानामे बार बार उसके अटैक से बच रहा होता है। वो अपनी गन से उसके ऊपर अटैक भी करता है, पर काफी सारी वेन्स उसको मारने लग जाती है, उसकी गन दूर गिर जाती है। अब वो निहत्था हो चुका था, पर वो मशीन गन निकालता है जो कि घोस्ट फेस से कॉपी की थी। उसका इस्तेमाल भी वो फ्लोरिस्ट के ऊपर करता है, पर उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और अब वो उसकी गन को तोड़ देता है। अब उस फ्लोरिस्ट को लग रहा होता है कि अब इसके पास एक भी वेपन नहीं है, पर तभी कानामे वापस से मशीन गन को समन कर लेता है। वो समझ जाता है कि स्किल थोड़ी समनिंग टाइप की है और इसे हराना उतना ज़्यादा आसान भी नहीं रहेगा, बट इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहेगा। कानामे जो होता है अपनी मशीन गन का इस्तेमाल उसके ऊपर वापस करता है ग्रेनेड का और उसे बचते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी घोस्ट फेस जो होता है एक मुक्का उसके मार देता है और वो दूर जाके गिरता है। पर तभी कानामे एक फ्लैश बैंग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब फ्लोरिस्ट जो होता है उसका पीछा करने लगता है, उसके एक मुक्का मारता है। अब वहाँ पे कानामे दूर जाके कमरे में गिरता है, मशीन गन का इस्तेमाल करता है पर वो भी उसके काम नहीं आती है। वापस से फ्लोरिस्ट उसके एक मुक्का मारता है और वो दूर जाके गिर जाता है। अब कानामे को लग रहा था कि इसका डेड एंड है और अब उसका यहाँ से बचना नामुमकिन है, पर वो वापस से अपनी इनर थॉट में चला जाता है जहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ उसके लिए वेपन क्रिएट कर रहा था।
वो ब्लैक स्मिथ उससे कहता है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, अपनी पावर को तुम बढ़ा सकते हो, तुम्हारे पास जो वेपन है उसे ऑर्डर करो कि वो तुम्हारी पावर बढ़ा दे, वो तुम्हारी ही बात मानेगा ना कि किसी और की। ये कहने के बाद वो उसे वही मशीन गन देता है जो कि उसने घोस्टफेस से कॉपी की थी। अब हमें दिखाया जाता है कानामे अपने रियल वर्ल्ड में आता है अपने इनर थॉट से बाहर निकल के। जैसे वो रियल वर्ल्ड में आता है वो उस मशीन गन को अपग्रेड कर लेता है और उसकी एक्सप्लोसिव पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी मदद से वो फ्लोरिस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा अटैक करता है कि उसका रूट से बना हुआ डिफेंसिव आर्मर भी टूट जाता है और वो ज़मीन पे लेट चुका था। कानामे उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। इस प्रकार फ्लोरिस्ट हार जाता है और वो कहता है तुम मुझे मार सकते हो, पर तभी वहाँ पे रेन भी आ जाती है। वहीं कानामे जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, अभी हमें और भी लोगों की ज़रूरत है, इसलिए तुम हमारी टीम में आ जाओ, क्योंकि 8 क्लैन के लोग यहाँ पे जल्द ही आते होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी रिंग्स हैं और वो लोग तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर खेलना पड़ेगा एक क्लैन के अंदर। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे पावरफुल पीपल्स इकट्ठा हो रहे हैं इन पे अटैक करने के लिए, क्योंकि टावर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिंग्स हैं जो कि बाहर किसी और बिल्डिंग में नहीं है। रेन की बातें उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा सही लगती हैं, इसलिए वो टीम बनाने का इरादा कर लेते हैं। पर वहाँ पे सबसे पहले वो आराम करेंगे, क्योंकि अगर वो आराम नहीं करेंगे तो वो पहले से एग्जॉस्ट जो हैं उनकी पावर और भी ज़्यादा कंज्यूम होगी और वो आखिर में हार जाएंगे। कानामे और रेन आराम कर रहे थे, दूसरी तरफ फ्लोरिस्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्स बिछा रहा होता है, अगर कोई भी बिल्डिंग में आएगा तब वो मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेन और कामाने जो होते हैं घोस्टफेस को भी अपनी टीम में करने के लिए जाते हैं, पर घोस्टफेस उनकी टीम में नहीं आना चाहता था क्योंकि फ्लोरिस्ट ने उसे कंट्रोल किया था। पर कामना में उसे बताता है कि अभी हमें 8 क्लैन से फाइट भी करनी है, अगर तुम हमारा साथ दोगे तब हम सब जिंदा बच सकते हैं और हम जैसे ही इस फाइट को जीतेंगे हम तुम्हें 3 रिंग भी दे देंगे, उसकी मदद से तुम बच सकते हो। वो इसके लिए राज़ी हो जाता है क्योंकि उसका 8 क्लैन से भी एक अलग ही रिश्ता है जो कि उसे वो पूरा करना है, यानी कि रिवेंज का। अब कानामे जो होता है ना ये भी बताता है कि यहाँ पे शुका भी जल्द ही आती होगी जो कि उसकी ही टीम मेंबर है। अब हमें 8 क्लैन के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि अब हम आने वाले टाइम में टावर को क्लाइम करेंगे, सारे लोगों को मार के उनकी सारी रिंग्स हथिया लेंगे। तो कुल मिला के इनका प्लान ये है कि ये रात के समय में टावर यानी कि वही होटल जो कि शिबुया के मेन हिस्से में है उसको क्लाइम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 24 रिंग्स हैं। उनकी टीम के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं, अगर वो रात के समय उन पे अटैक करते हैं तब वो खुद को नहीं संभाल पाएंगे। और वैसे ही 8 क्लैन के पास पहले से 32 रिंग रखी हुई है, तो ये कुल मिला के 50 से ज़्यादा रिंग हो जाएगी। इस प्रकार वो इस ट्रेजर हंट को आसानी से जीत जाएंगे। तो दूसरी तरफ कामाने को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि उनके पास जितनी भी रिंग है उनको बराबर में डिवाइड करेंगे और बची हुई जितनी रिंग है वो सारे फ्लोरिस्ट को दे देंगे, क्योंकि उसी ने ही सारा हैवी वेट वर्क किया है उनके लिए। अभी तक रिंग्स की बात तय हो गई थी कि कितने में कितने किसके पास जाएगी। पर दूसरी तरफ घोस्टफेस अपना नाम रियूजी बताता है और कहता है कि ये सारा काम होने के बाद में मुझे एक अपना भी रिवेंज लेना है और एक से बात करनी है, इसलिए मैं वापस आऊँगा। ये कह के घोस्टफेस जो होता है यानी कि रियूजी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रेन बताती है कि रिंग्स कलेक्ट करने से शायद से हम नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि अगर इनकी रेयरिटी पे अगर ये रिंग्स तो डिवाइड करते तब कुछ को जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर उन्हें बहुत ही कम पॉइंट दिए गए हैं और जो नहीं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। दूसरी तरफ नोटिफिकेशन के अंदर ट्रेजर हंट मैप में ये भी नहीं बताया गया है कि रिंग ही क्या इसका असली ट्रेजर है या कुछ और ट्रेजर है। और वहीं फ्लोरिस्ट भी ये बात कंफर्म करता है और वो पूछता है कि आखिरकार सूखा किधर है, जिसके ऊपर कानामे जो होता है वो कहता है वो अभी सूखा को वापस से ही मैसेज करने वाला है। वो अपना फोन खोलता है जिसमें सूखा की पहले से रिक्वेस्ट आई हुई थी जो कि मदद मांग रही है। दूसरी तरफ सूखा के पास में एक ब्लू हेयर लड़की आती है जिसने कि ऊपर एक हुडी पहनी हुई थी। अब हमें दिखाया जाता है शुका को। शुका जो होती है अंधेरे की तरफ देख रही होती है, उसकी आइज चमक रही होती हैं जब वो आस पास में कंफर्म करती है कि उसके ऊपर अटैक होने लग जाते हैं। ये आइस से बने हुए क्रिस्टल का अटैक था। शुका उससे अपनी चैन से बड़ी ही मुश्किल से बच रही होती है। उसी दौरान वो लड़की जो होती है उसके ऊपर अपने अटैक को और भी ज़्यादा तेज़ कर देती है अपने वाटर और आइस मैजिक की मदद से। शुका को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही होती है उसे हराने में। और वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जो होती है जो कि एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है, वो शुका को बाहर निकलने का मौका नहीं देती है और उसे पानी डुबा देती है। और वहीं शुका ने हेल्प का मैसेज कानेमे को भेजा था। कानेमे को वो मैसेज अब मिलता है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर रेन भी और उसके 1-2 साथी मदद करने की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि वो कानेमे को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कानामे को और घोस्टफेस को जो कि अब शुका को ढूंढने लग जाते हैं। वो उसे ढूंढने की स्पीड
स्पीड को काफी ज्यादा तेज कर देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम समय बचा है। उसी दौरान कानामे जो होता है अपनी एबिलिटी जो होती है वो घोस्ट फेस को बताता है कि वो किसी भी बेसिक वेपन, फोन और कार को किसी भी तरीके से कॉपी कर सकता है, उन्हें कहीं पे भी समन कर सकता है। उसकी एबिलिटी खास तो थी, पर दूसरी तरफ घोस्ट फेस कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरी एबिलिटी तो बस ये है कि मैं लोगों के थॉट्स के आर पार देख सकता हूँ कि वो सच बोल रहा है या झूठ, और मुझे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे ही पूरे तरीके से काम करना पड़ता है लोगों को हराने के लिए। उसी दौरान जब वो वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं सूखा को, वहाँ पे उन्हें वही लड़की मिलती है जो कि सूखा को हरा दिया था। उसे देख के वहाँ पे उसके थॉट्स भी वो पढ़ लेता है घोस्ट फेस, जहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि आगे मत जाओ, आगे काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि बंदूक लेके बिल्डिंग पे खड़ी थी। वहाँ पे वो रिंग्स के कोड को देखती है, जहाँ पे फ़ोन से स्कैन करने पे उसे अलग अलग नंबर मिलते हैं। अब वहाँ पे द फ्लोरिस्ट और वो रेन जो होती है उन नंबर्स को आपस में मिलाने लग जाते हैं कि आखिरकार ये क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब फ्लोरिस्ट जो होता है वो कहता है कि अभी हमें और भी रिंग्स की तलाश करनी पड़ेगी, तभी हम इस कोड को पूरे अच्छे तरीके से सुलझा पाएंगे। वहीं अब हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, नाम होता है सीयू। सीयू जो होती है उन लोगों को बताती है कि आगे बहुत ही ज़्यादा खतरा है, आप लोग आगे मत जाओ वरना आप लोग मर सकते हो। उसके बाद सुन के काना में हैरान था कि कितनी सी छोटी बच्ची इस डी गेम में क्या कर रही है। वो उसे सुरक्षित रहने के लिए बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब वो एक सबवे के अंदर आते हैं जहाँ पे अंदर पानी भरा हुआ था। काना में जो होता है वहाँ पे अंदर जाने का इरादा बना चुका था क्योंकि उसे शक था कहीं सूखा वहीं पे तो नहीं है, इसलिए अंदर जाते हुए वो कह देता है कि अगर मैं 5 मिनट में नहीं आता हूँ तो तुम मेरी रिंग्स इस लड़की को दे सकते हो। वहीं दूसरी तरफ घोस्ट फेस जो होता है उस लड़की को अपने गन पॉइंट पे रख लेता है। वो उससे पूछता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, आखिरकार सच्चाई क्या है तो मुझे बता दो। उसके बाद सुन के वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। बगल में हेड पंप जो होता है उसके पानी का इस्तेमाल करके वो घोस्ट फेस की गन को फ्रीज कर देती है। अब घोस्ट फेस जो होता है सीयू को आवाज लगाने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, तुम अपने आप आगे आ जाओ और अब सारी सच्चाई तुम एक एक करके बता दो। वहीं दूसरी तरफ हमें सीयू के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है और उसके ऊपर उसके भाई की सोल का ही कब्जा है जो कि आइस एलिमेंट को काबू करती है और सीयू वाटर एलिमेंट को। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इसे मारना पड़ेगा वरना ये हमें मार देगा, वक्त रहते ही हमें कदम उठाना चाहिए। उसी दौरान वो घोस्ट फेस को फंसाने के लिए अब उस फ़ोन का इस्तेमाल करने की सोचते हैं जहाँ पे कि उसका भाई कह रहा था अगर तुम इसे नहीं मारोगी तब मुझे ही इसे मारना पड़ेगा। घोस्ट फेस को ऊपर वो अटैक कर देती है अपनी आइज से। घोस्ट फेस जो होता है उसका ध्यान अब एक ऐसे स्टोर के अंदर जाता है जो कि कमर्शियल स्टोर होता है। वहीं पे अब सीयू जो होती है अपने फ़ोन को आगे फेंक देती है। वो उसे पकड़ने के लिए जाता है पर तभी उस स्टोर के अंदर जितनी भी बोतल्स रखी हुई होती है उसके पानी से वो उसे जमा देती हैं और अब वो वहीं पे जमा हुआ होता है। सीयू वहाँ पे आती है जिसके ऊपर उसकी बॉडी पे भाई का कब्जा था। वो उसे मारने वाला था पर सीयू रोक लेती है अपने भाई को उसे मारने से क्योंकि वो इस गेम में और भी लोगों को नहीं मारना चाहती है। तो दूसरी तरफ हमें कानेमे को दिखाया जाता है जो कि उस पानी के अंदर और भी अंदर जाने लगता है जहाँ पे उसे एक बहुत बड़ी आइस की वॉल दिखाई देती है। वो उसे अपनी गन की मदद से तोड़ता है और बाहर अपने फ़ोन से वो रिंग्स को नोटिस करता है और वो वहाँ पे जाता है तब उसे सूखा मिल जाती है। उसे बाहर लेके आता है जो कि बर्फ़ के पानी की वजह से जम गई थी। वो उसे CPR दे के जगाने की कोशिश करता है और अपनी फर्स्ट किस से उसे जगा देता है। और दूसरी तरफ सुका ये जान के खुश थी कि उसकी फर्स्ट किस और कोई नहीं बल्कि काना में है। वो उसे वापस से किस करती है और वहीं अब उसे अपने सीक्रेट के बारे में बताती है जहाँ पे उसके पेरेंट्स को डी गेम के ही एक प्लेयर ने मारा था और वो उसे कई रिवेंज के लिए ही उसके पीछे पड़ी हुई है और इस गेम मास्टर को भी मारना चाहती है। काना में भी यही सेम ड्रीम उससे शेयर करता है कि वो भी इस गेम के गेम मास्टर को मारना चाहता है। वो उसे चैन उसकी दे देता है खुद से बना के। अब वो लोग उस पानी से बाहर करके निकलते हैं जहाँ पे 8 क्लैन के लोग जो होते हैं आदमी और काफी सारा RDX इकट्ठा कर रहे होते हैं होटल पे अटैक करने के लिए, जहाँ पे कि 8 क्लैन का जो मालिक होता है वो उन कोड्स को अपने आप पता कर लेता है फ़ोन से स्कैन करके। अब हमें पता चलता है कि और भी जगह पे अब रिंग्स जो हो रही हैं वो स्पैन होने लग जा रही हैं जो कि रिंग्स इन्हें पहले नहीं मिल रही थी। वो होटल पे अटैक करने जाते हैं। 8 क्लैन के लोग उस होटल में घुस जाते हैं जहाँ पे कि काने में जो होता है रिन का मैसेज पड़ता है जहाँ पे रिन को उन्होंने डायमंड रिंग की सारे कोड्स भेज दिए होते हैं जिससे कि वो कोड को क्रैक करके ट्रेजर का पता लगा ले कि कहाँ पे है। रिन जो होती है टावर से बाहर निकलने की बात करने लग जाती है। तो दूसरी तरफ अब हमें सीयू को दिखाया जाता है। सीयू उनसे माफ़ी मांगती है कि इसमें उसके भाई की गलती है तो उसे माफ़ कर दो क्योंकि वो मेरी ही बॉडी को कब्जा करके रखा हुआ है और वो आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है। सूका उस पर पहले तो काफी ज्यादा गुस्सा थी पर उसकी वजह से कानामे ने उसे किस की है इसलिए वो उसे माफ़ कर देती है
और वो उसके उसी की क्लैन में आने के लिए कहती है, क्योंकि सीयू जो है वो किसी का भी मर्डर नहीं कर सकती है, वो किसी को भी मारना नहीं चाहती है। इस वजह से वो लोग उसे अपनी क्लैन में लेने के लिए मान जाते हैं, जिसके अंदर सुका ने उसे इस तरह के काम बोले थे जो कि वो अपनी उम्र में कर सकती है, जैसे कि कपड़े धोना और बर्तन मांजना। उसके लिए सीयू तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे किसी को भी मारना नहीं पड़ेगा अगर वो इनकी क्लैन में जाती है तो। वहीं दूसरी तरफ कानामे और यूजी, जो कि घोस्ट फेस का नाम है, वो लोग अब यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे कि ट्रेजर उन्हें मिल सकता है। कानामे जो होता है उन सभी को चलने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। दूसरी तरफ उसके पास रिंग के मैसेज भी आ रहे होते हैं ट्रेजर से रिलेटेड। वो सुका को कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। सुका इसके लिए तैयार होती है और लोग कहते हैं हम लोग जल्द से जल्द ट्रेजर ढूंढ के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसकी वजह से ना हमें किसी को मारना पड़ेगा ना ही मरना पड़ेगा। होटल के अंदर अब हमें रेन को दिखाया जाता है, जो कि फ्लावरिस्ट से कह रही होती है अब हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। पर फ्लावरिस्ट यहाँ से जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी का इलाज कराना है और उसे पैसे की ज़रूरत है। वो पॉइंट्स को बदल के पैसों में कन्वर्ट कर सकता है और रिंग्स उसके लिए एक अच्छा जरिया है पैसे इकट्ठा करने का। इसलिए वो 8 क्लैन के लोग जो भी होटल के अंदर आ रहे हैं वो उन्हें मारेगा। रेन वहाँ से चली जाती है। फ्लावरिस्ट जो होता है उन लोगों को मारने के लिए अपनी वेन्स और रूट्स को उस होटल के अंदर और भी फैला देता है। वो लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे हमें 8 क्लैन के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फायर मैजिक यूज़र है। वो एक लिफ्ट के अंदर जाता है और वो जैसे ही उस लिफ्ट के अंदर जाता है और उसको चालू करता है, हमें पता चलता है कि जब फ्लावरिस्ट जो है उसे पकड़ने के लिए अपनी काफ़ी सारी वेन्स और रूट्स का इस्तेमाल करने लग जाता है उस पूरी बिल्डिंग के अंदर, वो उसके ऊपर भी उसका इस्तेमाल करता है। पर 8 क्लैन के उस बंदे के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसे जला देता है। अब वो ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाता है। अब वो मैसेज करके अपने बाकी साथियों को भी ऊपर आने के लिए कहता है, क्योंकि उसे ऊपर काफ़ी सारी रिंग्स दिख रही होती है जो कि वहाँ पे पड़ी हुई होती है, वो उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह का मैसेज पाके वो लोग लिफ्ट के अंदर जाने के लिए तैयार थे, पर लिफ्ट नीचे आती है और उसके अंदर से अब हमें फ्लावरिस्ट को दिखाया जाता है जो कि बाहर निकल के आता है और वो उन सभी लोगों से फाइट करने के लिए तैयार था। वो एक एक करके उन्हें मारने लग जाता है। उनमें से एक आदमी को वो पकड़ भी लेता है और वो कहता है तुम सारे अपने वेपन ड्रॉप कर दो तब मैं इसे छोड़ सकता हूँ। पर वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि 8 क्लैन के बंदों ने किया था खुद को सेक्रीफाइस करके। अब जो फ्लावरिस्ट होता है वो ऊपर आता है, जहाँ पे कि वही फायर पंच मैन होता है। वो दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। उनकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चलती है और काफ़ी लंबे समय तक चल रही होती है, जहाँ पे फायर पंच मैन जो होता है फ्लावरिस्ट से कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तो दूसरी तरफ रेन वहाँ से भाग के आगे जाने लग जाती है। वो एक सबवे की तरफ पहुँच रही होती है, जहाँ पे कि वो 8 क्लैन के काफ़ी सारे लोगों को नोटिस करती है जो कि वहाँ पे खड़े हुए होते हैं और वहीं पे वो उन कोड्स को डिकोड करने की भी कोशिश करती है कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। वो उन सारे जेम्स के जितने भी डेंसिटी के नंबर्स होते हैं उन सभी को आपस में जोड़ने लग जाती है। वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है और उससे उसे पता चलता है कि इन सारे जेम्स की मदद से उसे कोऑर्डिनेशन के बारे में पता चला है जो कि एक सबवे के हैं। अब वो वहाँ पे बढ़ने लग जाती है। धीरे धीरे करके उसके जैसे जैसे दिमाग में सारे कोऑर्डिनेट सॉल्व हो रहे थे उसे पता चलता जाता है कि वो ट्रेजर उन्हें कहाँ मिलेगा। दूसरी तरफ फायर पंच मैन के बारे में वहीं पे फ्लावरिस्ट को रिन एक बात बताती है कि 8 क्लैन के अंदर ऐसे 2 लोग रहते हैं जिनसे कि उसे बच के रहना है। सबसे पहला तो उसका गिल्ड लीडर और दूसरी तरफ वो जो बंदे हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं उनमें से एक बंदा जिसका नाम कैन है, जिसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है, तो दूसरा बंदा जिसे कि फायर पंच नाम के नाम से जाना जाता है जो कि फायर मैजिक यूज़र है, उससे बच के रहना है। पर फ्लावरिस्ट की किस्मत खराब थी, वो पहले ही 1 पंच मैन यानी कि फायर पंच मैन से मिल चुका है जिसका एक मुक्का भी उसे खत्म करने के काबिल है। वो उससे बच के भागने लग जाता है। वो एक बिल्डिंग के कॉर्नर पे आके फंस जाता है उससे फाइट करते हुए। पर वहीं दूसरी तरफ हमें कैन को आते हुए दिखाया जाता है जो कि टेलीकिनेसिस की पावर का इस्तेमाल करके उसके मुक्का मारता है। कैन जो होता है फायर पंच मैन के हाथों के आर पार उसका सीना हो जाता है। इस प्रकार फ्लावरिस्ट जो होता है वो मारा जाता है। वहीं पे जो पंच मैन होता है वो उसे नीचे फेंक देता है, पर फ्लावरिस्ट ने अपना एक दिमाग लगाया था, वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट की वजह से उसे लग रहा होता है कि ये दोनों मारे जा सकते हैं, पर ये सारा उसका सोचना गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर फ्लावरिस्ट वहाँ से बच के निकल जाता है सीढ़ियों के नीचे, पर जो ब्लड स्ट्रेंस जो उसके बच गए थे उसकी वजह से वो उसकी पोजीशन देखने में कामयाब हो पाते हैं और 8 क्लैन के वो दोनों बंदे उसके पास आते हैं और उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर फ्लावरिस्ट का प्लान कुछ और ही था, वो इस पूरी बिल्डिंग को ही अपने रूट से तबाह कर देता है। इस वजह से वो दोनों भी वहीं पे मारे जाते हैं। दूसरी तरफ रेन जो होती है जितने भी उसने कोड डिकोड किए थे उसके बाद वो एक सबवे के पास में आती है जहाँ पे वो काफ़ी सारे लोगों की रिंग्स को नोटिस करती है अपने कैमरे से। जब वो सबवे के अंदर जाती है वहाँ पे उसे पता था कि इस बार के ट्रेजर हंट का कोड क्या है,
पर उसे ये नहीं पता था कि वहाँ पे पहले से ही 8 क्लैन के काफ़ी सारे लोग और उसका लीडर खुद वेन भी यहाँ पे आया हुआ है और वो वहाँ से थोड़ा बहुत छिपने की कोशिश करती है। पर 8 क्लैन के लीडर के पास में काफ़ी सारे लोग होते हैं उसी की ही क्लैन के, और वो और भी लोगों को इस ट्रेजर हंट के मैप के बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। रेन को ये सारी बात पता थी, इसलिए वो बच के भागने जाती है। पर तभी वहाँ पे कुछ लोग उसे नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कि उनके क्लैन का नहीं है, इसलिए वो उसके पीछे जाने लग जाते हैं। एक पिलर के पीछे रेन छिपी हुई थी। उसे लग रहा था कि वो नोटिस नहीं कर पाए, पर उसे नोटिस कर लेते, इसलिए वो बच के वहाँ से भागने लग जाती है और एक ट्रेन की सहायता से वो बच जाती है। वो अब एक सबवे के ऊपर जाने लग जाती है, पर तभी वहाँ पे वेन आ जाता है जो कि उसे एकदम से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे ट्रेजर के लिए आई हो। अगर तुम मुझे पूरे अच्छे तरीके से बता दो कि यहाँ पे ट्रेजर कहाँ पे है, तब शायद से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ, तुम्हारी पूरी बॉडी इंटैक्ट के साथ में। पर रेन उसे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है ना, और मेरे पास रिंग्स हैं। उसकी ये बात सुन के वो उसे कहता है कि तुम्हें टॉर्चर करना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर के अंदर मुझे ऐसे इंसेक्ट्स डालने पड़ेंगे जो कि वेनमस होंगे, और फिर तुम अपने आप बता दोगी। पर रेन तब भी मना करती है बताने से, क्योंकि उसे सच में नहीं पता है। इसके ऊपर वेन जो होता है वो कहता है तब मुझे शायद से तुम्हारी सारी उंगलियां काटनी पड़ेगी एक एक करके, और उनको पीसना पड़ेगा, उसी के बाद तुम बता पाओगी। पर तभी वहाँ पे शूका आ जाती है जो कि अपनी चैन से उसे बचा लेती है। काना में भी अब वहाँ पे आ चुका था। काना में जो होता है रेन को लेके वहाँ से भाग जाता है, तो दूसरी तरफ बाकी के लोग उनसे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं 8 क्लैन से। काना में शुरुआत में तो उससे कहता है कि हम शायद से एक ऑफर ये तय कर सकते हैं, हम तुम्हें ट्रेजर के बारे में बताएंगे पर तुम हमें जिंदा जाने दोगे। पर वेन उसे मना कर देता है, क्योंकि कभी भी 8 क्लैन ने किसी के साथ किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं किया है, और वो सिर्फ लेती है, किसी की जान छोड़ती नहीं है। उनके बीच में फाइट तो शुरू हो जाती है। फाइट बिल्कुल कांटे की टक्कर की चल रही होती है। काना में अब रेन को लेके एक जगह पे छिप जाता है। वहीं पे रेन उसे बताती है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, तो दूसरी तरफ उनकी टीम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो वेन है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। पर वहीं घोस्ट फेस जो होता है उसकी एबिलिटी के बारे में पता कर लेता है कि वेन की जो एबिलिटी है वो 5 मीटर के अंदर कहीं पे भी टेलीपोर्ट होने की है, और 1 मीटर के अंदर जितने भी वेपन हैं वो उनको नष्ट कर सकता है। अगर घोस्ट फेस एक 5 मीटर की से ज़्यादा दूरी पर रह के अगर उसके ऊपर अटैक करेगा तब वो शायद उसे मारने में कामयाब हो पाएगा। वेन को ये चीज़ पता चल जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लग रहा होता है घोस्ट फेस। वो अपने कुछ लोगों से उसके ऊपर अटैक करवाता है और पीछे से उसे पकड़ लेता है। वहीं पे वो उसका एक हाथ काट देता है। अब उसका हाथ कट चुका था। दूसरी तरफ काना में जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है उसे बचाने के लिए, पर वो रेन को कहता है तुम पता करो ट्रेजर कहाँ पे हो, ट्रेजर का कोड क्या है। वहाँ पे रेन ऐसा ही करती है। वह अपने दिमाग का पूरा 100% इस्तेमाल करती है। वो इतनी डीप स्पेस में वर्ड्स और नंबर्स के चली जाती है कि उसे पता चल जाता है कि इस कोड को कहाँ पे सेट करना है और ट्रेजर आखिरकार क्या है। वो सारी बातें कानामे को बता देती है। दूसरी तरफ वेन जो होता है घोस्ट हंटर को मारने वाला था, पर घोस्ट हंटर ने सोच रखा था कि मैं इसके हाथों जलील होने से अच्छा खुद को ब्लास्ट ही कर लूँगा और इन सब को लेके आखिर में मर जाऊँगा। पर कानामे वहाँ पे आ जाता है। कानामे को आता हुआ देख के वो हैरान था। कानामे एक की दिखाता और कहता है ये की मैं तुम्हें जब ही दूंगा जब तुम हमें जाने दोगे, जिसके ऊपर वेन कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। हम एक क्लैन के लोग हैं, हमने कभी किसी को दिया नहीं है, सिर्फ लिया है, और अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तब हमारी बेइज्जती होगी। तो दूसरी तरफ घोस्ट फेस को पता था कि कानामे झूठ बोल रहा है, ये असली की नहीं है ट्रेजर की। तो दूसरी तरफ घोस्ट फेस को वेन को भी मारना था, क्योंकि वेन ने ही इसके भाई को मारा था, वो बदला लेना चाहता है। तो दूसरी तरफ अब कानामे की बात को सुन के वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, इसलिए कानामे उस की को ब्लास्ट करने के बारे में पहले ही इरादा बना चुका था। इसी वजह से अब हमें बताया जाता है कि वेन जो होता है अब उसकी बात में थोड़ा इंटरेस्ट ले चुका है। वहीं वो उसे ट्रेजर के बारे में पूछता है, जिसपे कानामे उसे बताता है कि जब हमने उन सारी रिंग्स के कोड को डिकोड करने की कोशिश की थी तब हमें इस की के बारे में पता चला था, और इस की का इस्तेमाल भी उसके बारे में पता चल चुका है कि किस जगह पे करते हैं। ये सारी बातें उसे बताते हुए कहते हैं उन सारे नंबर्स को मिला के ऐसा नंबर बाहर आया जिसे अगर 2 हिस्सों में बांटा जाए तब एक इस तरह की लोकेशन मिलती है जहाँ पे कि एक बहुत बड़ा स्टैचू रखा हुआ है, और उसी के पास में ही एक सेंट्रल बैंक है। शायद से ये उसी के लॉकर की हो सकती
होती है जिसकी मदद से तुम्हें कई सारा पैसा भी मिल सकता है। उसकी इस तरह की बात को सुन के वेन को पहले से ही पता था कि अगर वो इस ट्रेजर के पास में जाता है तब उसे काफ़ी सारा पैसा तो मिल सकता है और साथ में काफ़ी अलग अलग तरह के प्रिविलेजेस भी मिल सकते हैं। इसलिए वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज था कि अगर मुझे इस डील को कंफर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर एट द एंड उसका घाटा कुछ भी नहीं था। उसके पास इतने लोग हैं कि वो इन्हें कभी भी मार सकता है। इसलिए वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ, पर मैं तुम्हारी इस की के बदले सिर्फ एक की ही जान बख्शने का वादा करता हूँ। उसकी इस तरह की बात को सुन के काना में जो होता है उसकी इस डील के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसमें उसका भी प्रॉफिट था, क्योंकि उसे तो अपनी ही जान बचानी है। ये सारी बात सुन के वेन जो होता है उसे और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब काने में जो होता है वो कहता है तो मैं तुम्हें की दे रहा हूँ, तुम्हें बस मेरी जान बख्शनी है। वेन मान जाता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। घोस्ट फेस को पता था कि केनी जितनी भी बातें बोल रहा है ये झूठ है और ये शायद से उसकी तरफ एक इशारा है। जब वो घोस्ट फेस उसकी तरफ बढ़े तब उसे घोस्ट फेस के ऊपर अटैक करना है। काना में की को फेंक देता और कहता है तुम खुद ट्राई कर लो इस की के बारे में, और वो कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, घोस्ट फेस अपना कमाल दिखाओ। ऐसी बात सुन के घोस्ट फेस जो होता है उनसे फाइट करने लगता है। तो दूसरी तरफ काना में जो होता है वहीं पे रखे हुए एक एटीएम के अंदर कुछ कोड डालता है और इस प्रकार वो ट्रेजर हंट मैप को जीत जाता है। जब एक पार्सल उसके नीचे आके गिरता है वो सभी लोग एक एक करके वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। एट द एंड उसने सबकी जान बचा ली थी। अब कानामे के पास में जो एक लिफाफा सा आया था उसके अंदर एक फ़ोन निकलता है। वो उस फ़ोन को उठाता है और उसके अंदर एक कॉल आती है। कॉल के पीछे का आदमी खुद को गेम मास्टर बताता है और वो उसकी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था, बस ऐसी इच्छाएं छोड़ के जैसे कि मुर्दे इंसान को जिंदा करना या खुद को अमर बना लेना। ऐसी विशेष को वो पूरा करने में नाकाम रहेगा। इस वजह से काने में जो होता है उसे अपनी विश बताता है कि वो चाहता है कि ये गेम इस पूरी दुनिया के अंदर से ख़त्म हो जाए। उसकी ये बात तो सुन के गेम मास्टर हंसते हुए कहता है कि तुमने क्या मुझे बच्चा लगा रखा है। इस तरह की विशेष को मैं पूरा नहीं करने वाला हूँ, जिसमें मुझे लगेगा कि मेरा इंटरेस्ट है मैं उस विश को ही पूरा करूँगा। उसकी ये बात सुन के काना में जो होता है तभी वो गेम मास्टर उसे दो तरीके बताता है कि इस गेम के अंदर तुम मर जाओ या तुम आने वाले हर एक इंसान को खुद मार दो। इन दो तरीकों से ही तुम गेम को कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए काना में जो होता है अपनी विश मांगता है कि वो एक ऐसी विश चाहता है कि जिसकी मदद से उसे लोगों को ना मारना पड़े ना खुद मरना पड़े। वो इस तरह की एक एबिलिटी चाहता है जिसके ऊपर वो मालिक जो कि खुद को गेम मास्टर बताता है वो उसकी इस विश को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही में वो उसे इस गेम को प्ले करने के लिए उसकी एबिलिटी का नाम भी रख देता है जो कि होती है आयरन फ्लेम फिस्ट। इस तरह का नाम सुन के काना में खुद भी हैरान था। काना में कहता है कि आखिर ये किस तरह का नाम है मेरी एबिलिटी का। पर दूसरी तरफ गेम मास्टर से अलविदा कह देता है और वो सीधे दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट यानी कि रियल वर्ल्ड में कर देता है उसे टेलीपोर्ट। सारे अटैक्स को टेररिस्ट अटैक बताया जाता है न्यूज़ चैनल में। लोग हैरान थे कि इस तरह के अटैक ज़्यादातर इसी समय में क्यों हो रहे हैं। स्कूल के अंदर उनका मोटा दोस्त योटा ये सोच रहा था कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त 2 महीने से नहीं आ रहे हैं, आखिरकार क्या हुआ, वो उनकी फिक्र कर रहा था। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है सीयू और सूका को। सूका अब सीयू को एक कहानी सुनाती है 3 पिग्स की जिन्होंने 3 अलग अलग तरह के घर बनाए थे वुल्फ से बचने के लिए। सबसे छोटे पिग को तो वुल्फ ने खा लिया था पहले ही दिन में। वो दूसरे पिग के पास जाता है और उसके घर को आग लगा देता है जिसका लकड़ी का घर बना हुआ था और वो उसे रोस्ट करके खा जाता है। वहीं सबसे बड़े भाई का घर ईंटों से बना हुआ था पर वो ईंटों को तोड़ता है और उसके घर के अंदर जाके उसे भी पका के खा जाता है। सीयू कहती है तो इसका मतलब इन पिग्स को पिग्स नहीं बनना था वरना इन्हें वुल्फ खा जाता। जिसके ऊपर सुकव से बताती है नहीं ये बात नहीं है, हम अपनी क्लैन के लिए घर ढूंढ रहे हैं। उनका घर वो पुरानी टेक्नोलॉजी का था पर इस बार हम मॉडर्न बिल्डिंग लेंगे जो कि हमारी क्लैन के रहने के लिए होगा। अब वो इसी चीज़ को कहने के बाद में बिल्डिंग्स ढूंढने लगती है। इससे हमें पता चलता है सुका कितनी ज़्यादा अमीर है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है फ्लोरिस्ट की बेटी को जिसके पास में एक इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आता है जो कि 300 मिलियन येन के बारे में उसे बताता है जो कि उसके मेडिकल बिल के लिए हैं जो कि उसके फादर के हैं। ये बात जान के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी और वो चीज़ लेने से मना कर देती है, उसे यहाँ से बाहर भेज देती है। वो इंश्योरेंस कंपनी का बंदा एनालिस्ट से पूछता है कि मैं कानामी से मिलना चाहता हूँ पर उसके लिए वो मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरिस्ट की बेटी रिन से टकराती है और वो कहती कि ये सच में 300 मिलियन येन ही तो है ना, मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है।
जिस पर रिन कहती है तुम चिंता मत करो, तुम किसी भी बैंक में जाओ और उन्हें सेफली अपने पास रखो, आने वाले वक्त में तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। अगर तुम्हें अपने फादर के बारे में कुछ जानना भी है, अगर तुम उनके बारे में जानना चाहती हो तो तुम मेरे से सीधा सवाल पूछ सकती हो। ये कहने के बाद में रिन जो होती है वहाँ से चली जाती है। अब हमें डांजो क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पे कि घोस्ट फेस के हाथ को ठीक करा दिया जाता है डांजो क्लब की मालिक की गर्लफ्रेंड से। तो दूसरी तरफ अब हमें उसका नाम डांजो बताया जाता है जो कि डांजो क्लब का मालिक है। अब वो चाहता था कि वो और भी चीज़ें इनसे शेयर करे, इसलिए वो घोस्ट फेस को बताता है कि पहले वो थोड़ा कमज़ोर था, पर जब से उसने गेम में पार्टिसिपेट किया है उसके बाद से उसके पास ऐसी पावर है कि वो एक टैंक को अपनी एक पंच से भी हरा सकता है। अब डांजो कानामी के पास में जाता है जो कि पूरी जैक्ड बॉडी बना चुका होता है। वो उसे फाइट करने के लिए यहाँ पे आया था क्योंकि इन्होंने 2 महीने पहले आपस में एक शर्त लगाई थी कि अगर उसे डांजो क्लब के साथ में एक अलायंस क्रिएट करना है तो सबसे पहले उसे डांजो क्लब के मालिक को हराना पड़ेगा या उसके इक्वली ही फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए कानामे जो होता है उस चीज़ को लिए तैयार हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है डांजो क्लब के मालिक को जो कि कानामे को कहता है कि अब हमारा वक्त आ चुका है और अब हमें उस चीज़ को पूरा करना चाहिए। कानामे जो होता है उसके लिए तैयार था। अब डांजो क्लब का मालिक जो होता है उन्हें एक दूसरी जगह लेके आता है, तो दूसरी तरफ योटा को जो होता है वही टेलीकिनेसिस यूज़ करने वाली पावर वाला 8 क्लैन का बंदा आके पकड़ लेता है क्योंकि वो कानामे का दोस्त है। तो दूसरी तरफ हमें अंडरग्राउंड बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें ये बताया जाता है कि डांजो जो है पूरी डी गेम का सबसे ताकतवर चौथे नंबर का प्लेयर है और वो इस बार उसी गेम की ही सहायता से उसे ये बैटलफील्ड मिली है कि जिसकी मदद से वो 2 बंदों की फाइट को यहाँ पे कंडक्ट करा सकता है और उसके बदले वो उनसे पॉइंट लेता है। और आज वो इस फील्ड के अंदर खुद कानामे से फाइट करने वाला है। वो कानामे को कहता है कि तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। कानामे जो होता है अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके, पर उससे पहले डांजो उसके ऊपर एक मुक्का मार देता है जिसकी वजह से कानामे को थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। उछल के कानामे बच जाता है और अपनी मशीन गन फेंक देता है, पर समय रहते ही वो अब काफ़ी सारे फ्लैश ग्रेनेड को उसकी तरफ फेंकता है, पर वहाँ से होने वाला जो धुआं था उसके अंदर से अब हमें दिखाया जाता है वो बाहर निकल के आता है और अपने एक मुक्के से पूरी ज़मीन को ही हिला के रख देता है। अब डांजो कानामे के पीछे पड़ जाता है। कानामे अपनी बुलेट से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर कोई भी चीज़ उसके ऊपर काम नहीं आ रही होती है। नाइफ से लेके मशीन गन कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। डांसो कहता है अगर तुम इसी तरह मुझ पे अटैक करते रहोगे तो शायद से तुम नहीं बचने वाले हो और आज तुम हार के ही जाओगे। कानामे भी एक तरह की मशीन गन निकालता है, वो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है जिससे डांसो बच रहा होता है एक पिलर के पीछे छिप के। तो दूसरी तरफ अब हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि कहती है घोस्ट फेस क्या तुमने इसे ये गन दिलाई है, जिसके ऊपर घोस्ट फेस बताता है मेरा हाथ ठीक होने के बाद मैं इसे एक ऐसे गन डीलर के पास लेके गया था जहाँ पे इसने सारी गन्स को कॉपी कर लिया था। उसकी मदद से ही ये अब इस तरह की गन्स को समन कर पाता है। रेन ये बात जान के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार अब तो किसी तरीके से कानामे भी दुश्मनों से फाइट कर सकता है भागने के अलावा। अब हमें दिखाया जाता है डांजो अब उसके पीछे पड़ रहा होता है और एक बहुत बड़ी दीवार को लाता है और अपने कवर शील्ड बना के उसके ऊपर फेंक देता है। कानामे बड़ी मुश्किल से उससे बचता है। डांजो उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी अब कानामे जो होता है एक ग्रेनेड को कहता है कि मैं इसे ब्लास्ट कर दूंगा अगर तुमने मुझ पर अटैक किया। पर डांजो खुद की पावर को बाहर निकालता है जहाँ पे खुद की बॉडी को स्टील का बना लेता है, पर वो बम नहीं बल्कि एक फ्लैश ग्रेनेड होता है। उससे कानामे पीछे हट जाता है और वो अब काफ़ी सारी मशीन गन से और डांजो के ऊपर अटैक करने लग जाता है। डांजो इस तरह की ट्रिक से काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो इस मैच को टाई मान लेता है क्योंकि कानामे ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और काफ़ी सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है। पर दूसरी तरफ एक लड़की वहाँ पे आ जाती है जो कि सभी को पैरालाइज कर देती है और वो वहाँ से कानामे को लेने के लिए आई हुई थी। डांजो को पता चलता है कि डी गेम की सबसे ताकतवर प्लेयर है और एक ये बहुत बड़ी फैमिली से भी आती है, इसका बैकग्राउंड कोई नॉर्मल बैकग्राउंड नहीं है। वो लड़की जो होती है यहाँ से कानामे को किडनैप करने के लिए आई हुई होती है और कानामे को वो खुद के साथ ले जाने की बात करती है और उसे ले जाती है। उसे सभी लोगों को पैरालाइज कर दिया था। पर दूसरी तरफ घोस्ट फेस और रेन जो होते हैं ये सारी बात सुका को बताते हैं। सुका जो होती है अब वहाँ पे कानामे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि वो कानामे को खुद का लैप डॉग बना के रखना चाहती है और उसके साथ बच्चे करना चाहती है। इस तरह की वो बात करती है और वो उसे खोने नहीं दे सकती है, इसलिए अब वो उसकी तलाश जारी कर देती है एक जीपीएस की मदद से जो कि उसने कानामे में फिट किया है। दूसरी तरफ वो उस नंबर 1 प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि कहती है मेरी फैमिली कम से कम 2000 साल पुरानी है, हम लोग एसेशियंस हैं और वहीं मेरी फैमिली को एक हायर चाहिए और उसी की वजह से तुम हमारी फैमिली के सक्सेसर बन सकते हो और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मेरे साथ बच्चे करने पड़ेंगे जो कि आने वाली जनरेशन के सबसे ताकतवर डी गेम के प्लेयर होंगे। पर कानामे जो होता है इस चीज़ के लिए मना कर देता है
और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हकीकत में ये कर पाओगी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तभी उसका ड्राइवर बताता है कि हमारे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं जो कि कानामे के ही फ्रेंड है। उसकी ये बात सुन के वो लड़की हैरान थी कि इसके दोस्तों ने इतनी जल्दी उनकी लोकेशन भी ट्रैक कर ली, इसीलिए वो उसे फ़ोन लगा के देती है और सुका को उसका पीछा करने के लिए मना कर देती क्योंकि अब वो उसका हो चुका है। पर कानामे ने तो सुका को कॉल पे कह दिया था तुम अपनी गाड़ी को इस गाड़ी से भिड़ा दो और तुम मुझे बचाओ। इसकी ये बात तो सुन के वो लड़की हैरान थी। वो कहती है मुझे तो लगा था तुम मेरी बात मानोगे, पर मुझे तुम्हारा यही एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। कानामे उससे शर्त लगाता है अगर वो इन लोगों को हरा देती है बिना इन्हें मारे, तब वो उसके साथ बच्चे और उसकी फैमिली में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसकी ये बात सुन के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो डी गेम की सबसे ताकतवर प्लेयर है। दूसरी तरफ सुका जो होती है रिन को सामने वाली कार को ब्लास्ट करने के लिए कहती है। वो अपने गन से ऐसा ही करती है, पर उसके टायर भी बुलेट प्रूफ थे तो गाड़ी पे कुछ नुकसान नहीं होने वाला होता। वो ये सारी चीज़ सुका को बताती है। सुका अब खुद जाके आगे उनसे फाइट करने का इरादा करती है और अब वो बाहर निकल के आती है गाड़ी के। उसे गाड़ी के बाहर निकलता आता हुआ देख के नंबर 1 प्लेयर भी बाहर निकल के आ जाती है। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि नंबर 1 प्लेयर सुका को बेहोश करने की कोशिश करती है अपनी पैरालाइज स्वॉर्ड से, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन दोनों के बीच में अब एक अच्छी फाइट शुरू हो जाती है जिसके अंदर दोनों ही नहीं हार रही होती हैं। नंबर 1 प्लेयर जो होती है वो अपनी कार को छोड़ के सुका की कार के ऊपर चढ़ने का ट्राई करती है। इसी दौरान जब वो इस ट्राई कर ही रही होती है कि ज़्यादा वजन होने की वजह से अब सुका की कार इम्बैलेंस होने लग जाती है और इसी वजह से अब वह अपनी दिशा खो बैठती है और टेढ़ी मेढ़ी चलने लग जाती है। उन लोगों की फाइट की वजह से उसी दौरान कानामे जो होता है वो काफ़ी सारे ग्रेनेड्स को बाहर फेंकता है। सुका अपनी चैन से उसका इस्तेमाल करती है और उन ग्रेनेड्स को जो होती हैं वो उसी नंबर 1 प्लेयर की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होता है और गाड़ी रुक जाती है। उसी दौरान अब वहीं पे वो असैसिन लड़की जो कि नंबर 1 प्लेयर है वो कहती है तो मैं तो जीत चुकी हूँ, पर उसका ड्राइवर आके यहाँ पे मना करता है कि अब हम इनसे बच के नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हमारी गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है और उसका चलना नामुमकिन है, उसके टायर काम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से वो अपनी हार मान लेती है और उनकी क्लैन के साथ एक अलायंस बनाने का वादा करती है, पर कानामे इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अब वो उसे अपनी क्लैन के अंदर ही चाहता है, क्योंकि वो इसी दौरान उस पर भरोसा कर सकता है। इसके लिए वो लड़की मान जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कानामे जो होता है कहता है कि अगर हमें फ्यूचर में कभी धोखा देती हो तो सबसे पहले तुम मुझे धोखा दे के मार देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरी क्लैन मेंबर्स को मरना पड़े। इसकी इस तरह की बात को सुन के वो लड़की कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को धोखा नहीं देने वाली हूँ, तुम मुझ पे इतना भरोसा कर सकते हो। कानामे की ये बात सुन के वो खुश था। तो दूसरी तरफ कानामे को एक वीडियो टेप आती है उसके फ़ोन में, जहाँ पे योटा को 8 क्लैन के मेंबर्स मार रहे होते हैं। इस तरह की क्लिप को तो देख के कानामे का बिल्कुल दिमाग ही फिर जाता है कि आखिरकार 8 क्लैन क्या कर रही है उसके टीम मेंबर्स के साथ में, जो कि इस डी गेम का एक हिस्सा भी नहीं है। वो उनसे बदला लेना चाहता था। वो जल्द से जल्द योटा को उन लोगों की कैद से आज़ाद करवाना चाहता था, क्योंकि उसने योटा की आंखों से जब आंसू बहते हुए देखे थे तब उसने अपने बाकी के 2 दोस्तों की डेड को भी महसूस किया और इसको नहीं खोना चाहता था। रिन भी अपने काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट से उनके बारे में पता लगवाती है, जहाँ पे उसे पता चल जाता है कि वो लोग अभी एक गोडाउन के अंदर छिपे हुए हैं। उसी दौरान वो जो इन्फॉर्मेशन जिस लड़की ने रिन को दी हुई होती है वो लड़की चाहती थी कि वो भी एक पेमेंट ले। उस पेमेंट के बदले वो पॉइंट तो नहीं मांगती है, बल्कि रिन से वादा करवाने का कोशिश करती है कि वो भी उसे अपनी गिल्ड में ले ले, जिसके ऊपर रिन मना करते हुए चली जाती है। वो अपने बॉस से इसके बारे में बात करेगी। ये बात जान के वो लड़की खुश थी इतनी चीज़ से भी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है रिन को, जो कि अब कानामे के पास में आती है और सारी लोकेशन बता देती है। वो लोग काफ़ी सारी टीम से बढ़ जाते हैं और उन लोगों से योटा को आज़ाद कराने के अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। सुका कानामे को अपनी दोस्त की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने से मना करती है क्योंकि वो लोग उसे ज़रूर आज़ाद करवा लेंगे। कानामे कहता है कि अब यही मेरा इकलौता दोस्त है जो कि हाई स्कूल का है। तो दूसरी तरफ हमें काफ़ी सारे पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि 8 क्लैन के उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वहीं पे दूसरी तरफ वो लोग अब पीछे वाले रास्ते से जाने की कोशिश करने लग जाते हैं उस गोडाउन के। पुलिस भी अपना काम कर रही होती है, रिन भी अपना काम कर रही होती है, जहाँ पे वो योटा के पास में एक फ़ोन गिराती है। योटा को कानामे सारी चीज़ें बता देता है कि उसे एक ऐप डाउनलोड करना है जो कि वो उसे भेजने वाला है। कैसे ना कैसे करके योटा ऐसे ही करता है, वो अपनी जीप का इस्तेमाल करते हुए उस फ़ोन को चलाने की कोशिश करता है, पर उसी दौरान वो कानामे के कॉल को काट देता है, पर गेम को लॉगिन करने में कामयाब हो जाता है। स्नेक उसे बाइट करता है और उसके पास में टेलीकिनेसिस की एबिलिटी आ जाती है कि वो किसी भी सामान को एयर में फ्लोट कर सकता है। वो ऐसा ही करता है। जब 8 क्लैन के एक मेंबर वहाँ पे आता है उसे खड़ा पाके तो वो उसे फेंक देता है।
उसी दौरान उसके पास में आने वाले 8 क्लैन के वो 4-5 बंदों के साथ ऐसा ही करता है, पर कुछ समय के अंदर वहाँ पे वेन वापस आ जाता है। वेन जो होता है उसे अपना असली बॉस दिखा देता है कि इस जगह का है कौन। अब होता ये है कि जो कानामे जो होता है अपनी गाड़ी को बड़ी ही तेजी से उस गोडाउन के अंदर ले जाके मार देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे अपने दोस्त योटा को बचाना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। पर रास्ते में क्लैन के मेंबर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे कि अब हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसने योटा को किडनैप किया था। उससे फाइट करने के लिए डांसो क्लब का एक मेंबर वहीं रुक जाता है और बाकी के लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे डांसो क्लब का जो वो बंदा था वो कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वही बंदे हो जो कि रेसलिंग किया करते थे, आखिरकार तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो वेन जैसे आदमी की जो कि इतना ज़्यादा बुरा है। जिसके ऊपर वो बंदा बताता है जिसका नाम कैन है। कैन उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता है, जब मैं अपने एक रेसलिंग मैच में था उस दौरान एक बंदा मुझसे गलती से मर गया, पर मुझे उसकी सज़ा हुई। उसकी फैमिली मुझे एक किलर की तरह देखा करती थी और सारे लोग मुझसे अलग तरीके से बिहेव करा करते थे। जब मैं पूरा टूट चुका था तभी वेन आया और उसने मुझे समझाया हम लोगों की एक अलग दुनिया है, हमें लोगों को मारना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसी से हम खुश रह सकते हैं और तभी से मैं खुश रहने लगा हूँ। उसकी ये बात सुनकर डांसो क्लब का वो मेंबर कहता है कि तुम तो अपनी पावर इंक्रीज कर चुके हो, पर अपने दिमाग का जितना भी लेवल है उसे डाउन टू अर्थ कर चुके हो, तुम्हारे समझ में नहीं आने वाली है इंसानियत के बारे में। अब उसी दौरान डांसो क्लब का वो मेंबर जो होता है अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और वो एक चश्मे को पहन लेता है और एक असली बैटल रॉयल गेम उसके साथ में शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे पता था अगर उसे उस बंदे को हराना है तब वो अपनी असली ही पावर का इस्तेमाल कर सकता है। उसकी असली पावर ये थी कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ सकती है और हर किसी को पता है कि इस कुंफू की दुनिया में स्पीड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दूसरी तरफ रेन को दिखाया जाता है जो कि सीयू के साथ मिलकर क्लैन के मेंबर्स को बाकियों को मारने लगती है। पानी का सोर्स पास में होने की वजह से सीयू भी अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही होती है और रेड क्लैन के काफ़ी सारे मेंबर्स को वो लोग मार रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोडाउन के अंदर हमें दिखाया जाता है घोस्ट फेस को और कानेमे को। अब वो लोग वहाँ पे कैनन को यानी कि योटा को ढूंढ रहे होते हैं। विन कहता है कि तुम्हें उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे वाले बक्से को खोल के तो देखो। अब कानेमे जो होता है पिछले वाले बक्से को खोलता है जिसमें से ब्लड निकल रहा था। उसके अंदर योटा के काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स को काट के डाला गया था। उसे देख के तो कानेमे के आंसू निकल जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रोता है, वो पूरा टूट चुका था। अब वहीं पे वेन जो होता है वो कहता है अपने आदमियों से कि इन्हें मार दो, ये हमारे किसी काम के नहीं, मुझे लगा था इनसे और मज़ा आएगा। पर दूसरी तरफ कानेमे जो होता है अपनी एक बुलेट से एक बंदे को मार देता है। इस बार हम पहली बार देखने वाले हैं कानेमे को जो कि फुल पोटेंशियल में उनसे फाइट करने वाला है। पहली बार उसने किसी को मारा होता है और इस बार वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 8 क्लैन को ख़त्म करने वाला है। 8 क्लैन के लोगों को वो कहता है कि मुझे लगता था कि लोग इस गेम के अंदर लोगों को जानबूझ के नहीं मारना चाहते हैं, पर मैं गलत था। तुम जैसे लोग हर जगह पे रहते हैं जो कि लोगों को मारने में खुद को काफ़ी ज़्यादा वीर समझते हैं। आज मैं तुम लोगों को ख़त्म कर दूंगा। और वो एक एक करके उन सभी को ख़त्म करने लगता है। वेन के ऊपर अब वहाँ पे पीछे से सूखा अटैक करती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए किसी और गोडाउन में ले जाती है। किसी और गोडाउन में आके वेन जो होता है उसका पीछा करता है। तो दूसरी तरफ बाकी के 8 क्लैन के मेंबर्स को कानामे और घोस्ट फेस जो होते हैं गाजर मूली की तरह काटते हुए अपनी गोलियों से आगे बढ़ रहे होते हैं। जो बचे हुए लोग होते हैं जिनके अंदर जान बची थी उन्हें घोस्ट फेस मार रहा होता है। ऐसे ही दोनों मिलके काफ़ी सारे 8 क्लैन के मेंबर्स को उस गोडाउन के अंदर मार देते हैं। तो दूसरी तरफ अब हमें सूखा को दिखाया जाता है जो कि कंटेनर के ऊपर खड़ी थी और वो कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आई गए, हमारी पिछली गेम का यहाँ पे बदला मैं लेने वाली हूँ। जहाँ पे कि वेन जो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पर काफ़ी ज़्यादा सर्च की थी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है जो कि मुझे बीट कर सके, मेरी पावर तुमसे ज़्यादा सुपीरियर है और अब मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं इस बात को सुन के वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसके पाँव अपने आप ही कट जाते हैं। वेन जो होता है वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पाँव अपने आप कैसे कट सकता है, ये नामुमकिन है, इसकी चैन को तो मैंने अभी काट दिया था। पर ये चीज़ देखने के बाद सूखा काफ़ी ज़्यादा हंसती है। उसे हंसता हुआ देख के अब वेन जो होता है उसके पीछे टेलीपोर्ट होता है, पर इस बार उसका एक हाथ और एक पाँव वापस से कट जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही हाथ बचा था। अब वो कहता है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हारी चैन तो तुम्हारे ही पास में थी, कहीं ये तुम्हारी एक दूसरी एबिलिटी तो नहीं है। जिस पर सूखा कहती है तुम बददिमाग हो,
तुम्हारे पास दिमाग की कमी है। और वो काफ़ी सारी थ्रेड्स को उसकी आंखों के आगे लाती है और उसे बताती है कि मैं किसी भी तरह के वायर टाइप स्ट्रक्चर को अपने आप ही कंट्रोल कर सकती हूँ। मैंने इन वायर को वाइब्रेट किया और एक आरी की तरह तुम्हारे हाथ और पाँव को काट दिया। उसके बाद में अब सुखा जो होती है उसे अपनी उन्हीं वायर के अंदर बड़ी मजबूती से एक जगह पे जकड़ लेती है। और जब वो वहाँ पे जकड़ा जाता है उस जगह पे वैन जो होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी स्ट्रिक में इतनी आसानी से आ जाऊँगा। अब वो अपने आप को वहाँ पे सूखा से टेलीपोर्ट कर लेता है। सूखा उन चैन में फंस चुकी थी पर वहाँ से बड़ी ही आसानी से निकल जाती है क्योंकि वही तो उन्हें कंट्रोल करती है। उसके बाद में अब वो उसके ऊपर वापस से चैन से अटैक करती है। इस बार उसके पास सिर्फ उसका एक हाथ बचा था। वो क्रोल करके वहाँ से जाने लगता है। सूखा उसे मारने वाली ही थी कि तभी वेन खुद को टेलीपोर्ट कर लेता और आसमान के अंदर आ जाता है। वो खुद को ज़मीन पे गिरने से पहले एक और बार टेलीपोर्ट करता है और छोटे से डिस्टेंस की मदद से गिरता है। उसे लग रहा था कि वो जिंदा बच गया है पर तभी उसके पास में घोस्ट फेस और काना में आता है। उन दोनों ने अपनी गन उसके फेस पे पॉइंट कर रखी थी। वो मरने से पहले कहता है कि मैं तुम्हें अपने पॉइंट्स दे दूंगा, मैं तुम्हें 1800 पॉइंट्स दे दूंगा, तुम मेरी जान बख्श दो। पर काना में कहता है उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक इस तरह की पावर है जिसकी मदद से मैं सामने वाली एनिमी के बैट के अंदर कितने ही चाहे पॉइंट खुद ही लगा सकता हूँ और अपने पॉइंट कितने ही ज़्यादा गिरा सकता हूँ। ये एक पोकर जैसी एबिलिटी है जो कि मुझे उस ट्रेजर हंट मैप की मदद से मिली थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि काना मैंने किस तरह की एबिलिटी का मांग की थी इस गेम मास्टर से। वो किसी भी पॉइंट को बदल सकता था किसी भी मैच के शुरू होने से पहले या शुरू होने के ख़त्म होने के बाद भी। इस तरह की एबिलिटी उसे ओवर पावर बनाती है क्योंकि वो पॉइंट इस प्रकार नहीं हारेगा और सामने वाले के पॉइंट पूरे तरीके से ले लेगा। वो घोस्ट फेस को मार देता है और घोस्ट फेस को मारने के बाद में वो सभी लोगों को टेलीपोर्ट कर देता है उनके हेल के अंदर। गेम मास्टर भी ये देख रहा होता है। तो दूसरी तरफ हमें पता चलता है कानामी ने अपनी क्लैन का नाम रेवेंस रखा है और जो इतने भी रेवेंस के मेंबर हैं वो ऐसे लोगों को मारने का काम करते हैं जो कि काफी ज्यादा क्रूर होते हैं डी गेम के अंदर और लोगों को बेरहमी से बिना उनकी इजाजत के मारने की कोशिश करते हैं। वो एक एक करके अलग अलग एरिया पे कब्जा कर रहे होते हैं। वो शिबुया से आगे बढ़ के पूरे कांटो रीजन के अंदर फेमस हो जाते हैं और वहीं पर हमें पता चलता है इनका प्लान ये है कि वो इस दुनिया के अंदर इतनी शांति ला देंगे कि कोई भी डी गेम की मदद से किसी को मारने की कोशिश नहीं करेगा और वो गेम मास्टर को ही मारने का प्लान बना रहे होते हैं।